नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं नीरज शर्मा। पूरे देश की निगाहें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर लगी हुई हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक बीजेपी का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है। कुछ डिसेंट की भी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद, कांग्रेस की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से किस तरीके से अलग है। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी और औरंगजेब नक्शबंदी हैं। सबसे पहले हम चलेंगे शेखर अय्यर जी के पास। बिल्कुल। ये एक बड़ा फैसला, मुश्किल फैसला लिया है बीजेपी ने। बीएस येडियुरप्पा के बेटे को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाना। मेरी जो जानकारी में यह फैसला फाइनली प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसको ओके किए हैं। वो भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि फिर इस फैसले के बाद ये चार्ज फिर बीजेपी पर आएगी कि आप भी वही वंशवाद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाप के बाद बेटा। और बात यह है, देखिए, जब प्रधानमंत्री इस तरह के एक बड़े ये लेते, जहां उनको बिल्कुल क्लियर है कि अब कांग्रेस, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, दोनों बड़े आजकल बड़े ऑफेंसिव है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर, कि भाई आपके यहाँ इनके बेटे क्या कर रहे हैं, उनके बेटे क्या कर रहे हैं, जय शाह क्या है, तोमर के बेटे क्या है। इस तरह की जो सवाल है, आजकल कांग्रेस के नेता बड़े एग्रेसिवली शुरू कर रहे हैं। पहले डिफेंसिव होते थे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन ये फैसला जो लिया है प्रधानमंत्री, ये मुझे लगता है कि जो येडियुरप्पा का जो आखिरी ख्वाहिश था यही था। जो मेरी जानकारी जो है कि येडियुरप्पा का यही कहना है कि ठीक है, मैं तो हट गया हूँ। आपने कहा मुझे, मैं चुनाव पहले 1 साल पहले हट गया था और पार्टी के लिए मैंने काम भी किया। केवल मेरा इतना ही एक गुंजाइश है कि अगर आप मेरे बेटे को, उनको वो उस तरह तोलिए जैसा वो एक नेता है, वो मेरे बेटा है इसलिए मत तोलिए। अगर उसको मेरे वजह से उसको विक्टिमाइज मत कीजिए। इस तरह की उन्होंने एक लास्ट मैसेज भेजा था प्राइम मिनिस्टर को, कि आप वो खुद एक्टिव रहे, चुनाव में एक्टिव रहे, पिछले चुनाव में भी एक्टिव रहे। और खास करके मंडिया बेल्ट जो है, जहां ज्यादातर वकलिका का बेल्ट है, वहां भी विजेंद्र का काफी काम हुआ है पहले बार। और वहां से पिछले चुनाव लड़ना भी चाहते थे, ये वाला नहीं, उससे पहले वाला। लेकिन लास्ट में उनको टिकट नहीं दिया गया। तो येडियुरप्पा का यही रिक्वेस्ट था, भाई आप उनको अपने उनके हिसाब से देखिए, मुझे मेरे वजह से उनको विक्टिमाइज मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटक का चुनाव में जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के बाद इन्होंने जो चीजें तय की, मतलब येडियुरप्पा के शैडो से बीजेपी को बाहर नहीं आना है। बीजेपी मीन्स येडियुरप्पा, येडियुरप्पा मीन्स बीजेपी। इसको बदलने की, ये समीकरण को बदलने की बहुत बड़ी कोशिश हुआ कर्नाटक का चुनाव में, वो विफल हुआ। क्योंकि आज भी बीजेपी, या जो बीजेपी के समर्थक कर रहे जो वोटर्स है, वो तैयार नहीं है कि आप येडियुरप्पा के साथ दुर्व्यवहार करके या येडियुरप्पा को नीचे दिखा के पार्टी आगे बढ़ सकती है। वो नहीं हुआ। और बल्कि उल्टा हुआ कि काफी लिंगायत लीडर चले गए, कांग्रेस की साइड चले गए। कांग्रेस ने मौका का अच्छा फायदा उठाया। अब सवाल आता है कि येडियुरप्पा को जब चार दिया गया है, येडियुरप्पा का सामने एक, येडियुरप्पा और येडियुरप्पा बेटे के सामने भी एक बड़ा चुनौती है। देखिए, विजेंद्र को दिया गया एक प्रोबेशन में होंगे, 6 महीना प्रोबेशन। क्या मतलब कि जब लोकसभा चुनाव होगा वो, और ये उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, बाप बेटा दोनों ने स्वीकार कर लिया है। जो 28 लोकसभा सीटें हैं कर्नाटका से, उसमें से वो 25 डिलीवर करने की उन्होंने एक सौगंध खाई है। पिछले चुनाव में भी यही रिजल्ट आया था, 25 प्लस और एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया था, तो 26 मिला था बीजेपी को। एक सुमलता करके जो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी, उनको, वो भी बीजेपी के समर्थन में जीती थी। तो अभी सवाल यही है कि क्या विजेंद्र कैन डिलीवर। और विजेंद्र बड़े ये में ले लिया है, क्योंकि विजेंद्र के पास एक अच्छे बैंड ऑफ ये हैं, मतलब एक डेडिकेटेड टीम भी है। अब सवाल यही आता है, अभी वंशवाद की जो बात होती है बार बार, वंशवाद, अब इस वंशवाद का क्या फर्क है? क्या कांग्रेस के वंशवाद और बीजेपी के वंशवाद एक ही है? यहाँ भी नेताओं के बेटे को देते हैं टिकट। बस केवल इतना ही एक लाइट डिस्टिंक्शन की कोशिश हो रही है, भाई बाप बेटे एक ही समय में नहीं है।
केवल कि बाप हट गए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से भी हट गए, और उनकी जो उम्र है, उनकी हेल्थ की कंडीशन, वो अभी एक्टिव नहीं है। और जो विजेंद्र का अपने अभी तक जो दिखाया है, इन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी दिखाए, उसी बल पे उनके आगे चुनौती भी है। अगर वो डिलीवर कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उनके लिए दिक्कत होगा। हाँ अवश्य नीरज जी, जैसे आपने कहा कि इनको लेकर सीटी रवि जैसे नेता, जो बड़े कॉम्पिटिटर थे, वो उन्होंने एक प्रकार से इंडिकेट कर दिया कि जो फ्राइडे को इनकी ये होने वाली है, ये चार्ज लेंगे विजेंद्र, यानी कल फ्राइडे द November 17 जो चार्ज लेने वाले हैं, वहां उपस्थित नहीं रहेंगे। ये कारण बता रहे कि मुझे तो चुनाव में राजस्थान में बिजी रहना होगा, इसलिए मैं नहीं हूंगा। लेकिन बट एक चीज है, जब प्रधानमंत्री की सिलेक्टेड कैंडिडेट है और कोई बीजेपी के नेता कुछ बहाना ढूंढे या कोई प्रकार से एक प्रतिक्रिया जताए, देन इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली फॉर दैट पर्सन। ये तो बड़ी क्लियर है। और दूसरी बात, देखिए जिन फॉर्मूला को लेकर बीजेपी चली थी, खास करके बीएल संतोष ने ये किया था, भाई येडियुरप्पा का लॉयलिस्ट को किसी तरह आप ये कर दो, कम कर दो, उनकी इन्फ्लुएंस कम कर दो, वो बम हो गया है, वो सक्सीड नहीं हुआ। अगर होता तो अलग बात है। अब सवाल आता है कौन बनेगा नेता विपक्ष। सर बीएल संतोष की आपने बात की, इसलिए क्विकली एक काउंटर सवाल कर रहा हूं आपसे। बीएल संतोष के इतनी कोशिश के बाद भी जब ये सब कुछ आज हो रहा है, ये माना जाए कि बीएल संतोष वाज अ ग्रेट फेलियर? बीएल संतोष का जो स्ट्रेटेजी रहा, बट इट वाज अप्रूव्ड बाय सीनियर लीडर्स, ये भी हमें कहना है। बीएल संतोष अकेले कुछ नहीं किए। ये जो फॉर्मूला अपनाया गया, भाई कई लोगों को टिकटें काट दो, नए लोगों को ले आओ, नए चेहरे को ले आओ, पर नए चेहरे ऐसे चेहरे थे पहली बार आ रहे थे। जैसे आप नीरज और शेखर अय्यर चुनाव लड़े कर्नाटका में, वो हालत थी। कई जी लोगों को पता ही नहीं था कौन ये कैंडिडेट है। इतना भी नहीं होना चाहिए, जो कैडर से है, जो कैडर में काम किए। और जो नेरेटिव रहा बीजेपी की, नेरेटिव कर्नाटका में वो फेल हुआ। कई कारण थे। एक बड़ा कारण कहा जा रहा है, और पार्टी ने स्वयं उसको स्वीकार किया, जिसका आज आप देख रहे हैं विजेंद्र को चार्ज दिया, ये भाई येडियुरप्पा को जिस तरह एक साल पहले हटाना, जब चुनाव एक साल में आ रहा, क्या जरूरत थी हटाने का। नंबर 2, जो मैसेज चले गया लिंगायत समुदाय में कि बीजेपी, हमें टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच ले लिया कि लिंगायत तो वो वोट बेस है बीजेपी के, और दूसरी तरफ ज्यादा कोशिश हो रही थी वकलिंगा को वो करने का, बाकी कम्युनिटीज को वो करने का, वो फॉर्मूला फेल हुआ। और वो फेल हुआ का बड़ा ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर स्वयं अप्रूव करके ही विजेंद्र जी चार्ज ले रहे विद विद चैलेंज, ये जी भी क्लियर है। जी सर, इसके बाद हम चलेंगे औरंगजेब के पास। औरंगजेब, आपका माइक ऑफ है अभी। सो एक दो चीजें जो शेखर जी ने अभी दलीलों के बारे में बात की, एक दलील और दी जा रही है कि वंशवाद कांग्रेस का बीजेपी से इस तरीके से अलग है क्योंकि वहां पे एक पार्टी को, एक पूरे के पूरे पार्टी को एक फैमिली कंट्रोल करती है। यहाँ पर डिफरेंस ये बता रहे हैं कि राज्यों में किसी पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता, लेकिन साथ के साथ जब कमलनाथ अपने बेटे को चुनाव लड़वाते हैं, जब दिग्विजय सिंह अपने बेटे को चुनाव लड़वाते हैं, तो उस पर भी ताने कसे जाते हैं बीजेपी के थ्रू, पीएम खुद भी और बाकी सारे लोग, कि वहां पे अपने बेटे को सेट करने की बात हो रही है, वो अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा इन सारी दलीलों पे? देखिए, शेखर जी ने बड़े विस्तार से ये सब कुछ बता दिया। जी आजकल मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स में ये जो डायनास्टी की बात करना, ये जुमला रह गया है। चाहे किसी भी पार्टी से आप देखो, हर तरफ मैं कहता हूं कि आप उस पे उतना मत जाइए। अगर आपका बच्चा कैपेबल है तो क्यों नहीं, आप हर फील्ड में देख रहे हैं, जहां आप जाइए, बॉलीवुड चाहिए, कहीं भी जाइए, ये हर जगह चल रहा है। बट आप अगर पहले देखिए बीजेपी का क्या था, या प्रधानमंत्री खुद क्या कर रहे थे, उन्होंने इसको एक इशू बनाया था, मुद्दा बनाया था कि देखिए कांग्रेस में वंशवाद है, एक फैमिली पार्टी रन कर रही है पार्टी, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए अनुराग ठाकुर कौन है कांग्रेस में, तो ये एक्सेप्टेड है कि वहां तो चलता ही ये है, वहां नेता पुत्र तो प्रमोट ही हो रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं था, कहीं भी स्टेट में आप जाएंगे वहां ऐसा नहीं है कि नेता अपना पुत्र को नहीं आगे बढ़ा रहे, वहां तो इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट वहां पे।
लेकिन बीजेपी में चूंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से ये लग रहा था कि इस पे शायद कुछ रोकथाम, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, जब आपने सिंधिया को ले लिया, जितिन प्रसाद को लिया, आरपीएन को ले लिया, ये सब कर रहे हो आप, अनुराग ठाकुर है वहां, तो ये बराबर, ये मेरे हिसाब से नीरज ये एक बहुत बड़ा जुमला रह गया है। और ऐसे नहीं है, लोगों को ये देखना है कि अगर वो कैपेबल है, अगर विजेंद्र राज कैपेबल है, क्यों नहीं। आप उनको जो वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को आप उनकी उसकी क्षमता पे देखिए, तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप इसको मुद्दा मत बनाइए। अब आप इसको भी अपनी तरह, अपनी पार्टी में भी एक एक्सेप्टेड फैक्ट, देखिए मसल फ्लेक्सिंग बहुत हो रहा है बीजेपी में भी। हमने राजस्थान में देखा, वसुंधरा राजे ने मनवा लिया आखिरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री 2024 का इलेक्शन देख रहे हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे, कहते हैं विच विल रॉक द बोट, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते, उनका टारगेट है 2024। तो इसलिए जो कोई अभी सेट जो शतरप है, कोई अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, तो वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े ये है कि उनको वहां 2024 में डिलीवर करना होगा, चाहे वसुंधरा है चाहे येदियुरप्पा है, वो लार्जर उनका वो ये है कि वो वहां पे उस टाइम उनको डिलीवर करना है। रही बात वानिशवा, देखिए मैं जैसे पहले भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी वंशवाद पे ही चल रही है ना, ऐसा तो कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस भी अब वंशवाद पे ही आ गई, ये एक ये भी अब एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया। तो ऐसा, इस चीज को मुझे लग रहा है, इस चीज को दरकिनार रख के बाकी मुद्दों पे अब जाना चाहिए लोगों के पास। एक कमेंट के साथ शेखर जी के पास आता हूं। शेखर जी, इतना तो तय है कि पार्टी विद द डिफरेंस या फिर वंशवाद, और मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा अपना मानना है कि चाहे हम इसके अराउंड जितना भी ताना बाना बुने, जितनी भी स्लोगनियरिंग करें, जितने भी रैलियां करें, शायद कांग्रेस के वोटर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा कि सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी पार्टी पे रूल करते हैं। इसका मतलब एक साफ साफ ये भी हो गया, और अब तो खास करके विजेंद्र के कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट बन जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब 2024 में ये मुद्दा अब पीएम या उनके कोई नेता खास करके उठाएंगे भी। ऐसा नहीं होगा नीरज जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एक फर्क दिखाने की कोशिश होगी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कि कांग्रेस में जो पावर कमांड हो रहा है वो माँ बेटा बहन, इसका पैरेलल बीजेपी में नहीं है। बीजेपी डिस्पाइट पॉलिटिशियंस के बेटे, लीडर्स के बेटे चुनाव लड़ना, बेटी चुनाव लड़ना, या बाकी जो पार्टी के जो पॉलिटिशियंस के वारिस को पार्टी में ले आना, वो और जो कांग्रेस की पावर स्ट्रक्चर जो है, लगातार पावर स्ट्रक्चर है, क्योंकि कुछ भी कहिए गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है कांग्रेस से। नो गांधी फैमिली नो कांग्रेस, नो कांग्रेस नो गांधी फैमिली, वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो ये बार बार यही बात बोलेंगे, भाई हमारे यहाँ तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ कोई भी पार्टी अध्यक्ष बनता है, किसी को पता नहीं है नड्डा बनेंगे। और आपके यहाँ कुछ भी हो, आप मतलब इतनी क्रिटिसिज्म के बाद आपने एक नाम के वास्ते मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठा दिया। अगर मान लीजिए 2024 में ये फॉर्मूला सक्सीड नहीं हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं निकल जाएंगे, और वो इस बार डिमांड होगी, भाई बहुत हो गया राहुल का, प्रियंका को मौका दो। वैसे ही मैं ऑलरेडी सुन रहा हूँ कि भाई आप इनको कुछ करना है, इनको कुछ इंपॉर्टेंस देना है, और इस बार काफी एक्टिव कैंपेन में रहे हैं प्रियंका गांधी। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट यही रहा है कि जो परिवार से हो, वंशवाद से हो, गांधी परिवार हो, लेकिन दे हैव बीन टेस्टेड बिफोर पीपल। पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। पंडित नेहरू के समय से लेकर राहुल जी तक सब चुनाव में खड़े हुए हैं, चुनाव में लड़े हैं। ये तो रहेगा, ये बात रहेगा, लेकिन देखिए साथ में दूसरी भी जुड़ा जाएगा जो बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंपेन में, कि वंशवाद की वजह से करप्शन हो रहा है। ये बात वो रीजनल पार्टीज को लाते हैं। डीएमके ले लीजिए, हो सकता है दिसंबर में एमके स्टालिन अपने बेटे को नंबर 2 कर दे। दिसंबर महीना डीएमके में बड़ा इंपॉर्टेंस है। पिछले दिसंबर में उदयनिधि स्टालिन कैबिनेट मंत्री बने। इस बार बात चल रही है कि एक यूथ कॉन्फ्रेंस जो होगा दिसंबर के अंत से पहले, उसमें हो सकता है उदयनिधि स्टालिन कैबिनेट में नंबर 2 बन जाएंगी, क्योंकि करुणानिधि समय में मतलब करुणानिधि ने अपने बेटे को नहीं बनाया, उनको 40 साल, मतलब थर्ड टर्म खत्म होकर फोर्थ टर्म जब शुरू हुआ वो बने डिप्टी सीएम, तब तक पार्टी में ट्रेजर रहे।
और मरने के बाद ही फुल फ्लेज्ड वो पार्टी के अध्यक्ष के कमांड्स पे। तो इस बार मैं सुन रहा हूँ स्टालिन की जो मिसेस है दुर्गा स्टालिन, वो कह रहे हैं स्टालिन अपने हस्बैंड को, देखिए आपका तबीयत बड़ी नाजुक होते जा रहा है, आप ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा पता नहीं, उससे पहले ही इनको बिठा दीजिए। और पार्टी में इस प्रकार के एक्सेप्ट है, वहां पे जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बाहर जाएंगे, और वहां के जो कमांड स्ट्रक्चर है वही है। तो रीजनल पार्टीज का अलग होगा, बट फिर भी एक आर्ग्यूमेंट लिया जाए, एक कहीं ना कहीं बीजेपी के आर्ग्यूमेंट कमजोर पड़ जाएगी, ये तो होगी बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है, देखिए पार्टी जितने भी प्रिंसिपल्स की बात करे, अल्टीमेटली वो कई एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स होती रहती है। देखिए एक बिना येडियुरप्पा लिगेसी का एक्सपेरिमेंट हुआ कर्नाटका चुनाव में, जी वो लिगेसी वर्क नहीं किया, क्योंकि बड़ा क्लमजीली हैंडल किया गया। वो देखिए येडियुरप्पा के कहने मतलब येडियुरप्पा को मना के ही उनको कहे भाई आप अभी 75 साल हो गए, आपका तबीयत ठीक नहीं है करके वो हटे, और स्वयं बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बोम्मई उतना इफेक्टिव नहीं हो पाए। तो दो चीजें हुई, एक आपके जो सक्सेसर है वो इफेक्टिव नहीं हुए, वो क्लिक नहीं किए। दूसरा आप जो हट गए, आपकी जो हैसियत थी, आपकी जो स्टैंडिंग थी, आपकी जो लिंगायत समुदाय में एक ये रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगा भाई येडियुरप्पा जा रहे हैं। अच्छा, और तीसरी बात भी हुई जो नीरज जी मैं बताना चाहता हूँ, येडियुरप्पा को सजेशंस को भी नकारा गया, भाई इसको टिकट दे दो, ये इस जगह में ये है। उनकी जो पॉलिटिकल इंसाइट है, नॉलेज है, उसको नजर रखा है भाई अपने सर्वे में तो नहीं आ रहा है। देखिए ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा सर्वे पे जाओगे, ज्यादा ये पर जाओगे, बड़ा मैकेनिकल चलेगा, फिर कंप्यूटर वाला मामला आ गया ना। जैसे एक समय में जोक होता था, ये मैं जोक मानता हूँ, कि जी जब राहुल जी सोनिया जी, क्यों राहुल सोनिया जी जब अध्यक्ष बनी, कि सीताराम केसरी जिस तरह हटाए गए फिर सोनिया जी बनी, तब यही चला कि बड़ा वेस्टर्न स्टाइल ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टाइल था। कोई अगर अपॉइंटमेंट मांगे तो पहले कंप्यूटर में चेक करते थे ये कौन है क्या है, एक जोक होता था। जी और बाद में ये भी बोले भी राहुल जी का भी टीम लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये क्या बैकग्राउंड है क्या है इनकी, उसके बारे में बायो मांगते थे कि अगर राहुल जी मिलना है करना है तो इस तरह। पता नहीं कितना सच है कितना ये है, लेकिन जरूर एक प्रकार से मैकेनिकल हो गया था, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से वो चाहते थे सिस्टमेटिक करने के लिए। तो सवाल ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा नीरज जी। लेकिन बीजेपी भी देखिए, हर पार्टी, मैंने एक चीज देख लिया नीरज जी, मेरे जितने भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म की जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, हर पार्टी कुछ भी कहे कुछ भी करे, दे डू व्हाट वर्क्स एंड दे डंप व्हाट डज नॉट वर्क, चाहे जितने उस पर इन्वेस्ट किए हों, यही है। जी नहीं, जैसे शेखर जी ने कहा मैकेनिकल, देखिए जैसे ही आप मैकेनिकल हो जाते हो तो आप जमीन से कट जाते हो, फिर जी आप जी फिर आप लैपटॉप ही देखते रहते हो। आप जितना संवाद करोगे अपने वर्कर से, अपना काडर से, उतना आपकी मजबूती होगी, उतनी आपकी पार्टी की मजबूती होगी। मैकेनिकल रहोगे, लैपटॉप खोलोगे, फिर तो लैपटॉप ही हाथ में रहेगा। शेखर जी की वैसे तो किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज को बहुत जोर से समर्थन करूंगा, वो ये है कि बोम्मई वॉज एन इनएफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, और नहीं, हाई टाइम इनएफेक्टिव। मुझे लग रहा है, देखिए जैसे उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए पार्टी। देखिए फेल भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कई जगह में जो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे, जैसे हरियाणा में या उत्तराखंड में इन्होंने किया, तो सेकंड टर्म भी आ गया उनको। तो कई जगह काम कर सकता है कहीं ना, बट एक्सपेरिमेंट्स मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे एक पार्टी इवॉल्व होती है, बढ़ती जा रही है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। जी चले नहीं औरंगजेब वो अलग बात है। औरंगजेब अभी कर्नाटका पे ही बने रहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, दोनों खेमे बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे एक दूसरे को से विधायकों को पोच करने का और या विधायक ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, मतलब आप जिस जो भी लैंग्वेज बोल लें, दावा करते थे। ये कहते थे कि 40 बीजेपी से कांग्रेस में आने को तैयार हैं। कुमार स्वामी ने बोला कि 45 कांग्रेस के बीजेपी में आने को तैयार हैं। कुछ आपको ऐसा हिंट लग रहा है कि जो 2018 चुनाव के बाद जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, उस तरीके की कवायद फिर से हो रही है? देखिए जो 2019 में हुआ जी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसमें उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो सिद्धरमैया का था। ठीक है, जो पार्टी तोड़ना, क्योंकि वो कंप्लीटली साइड लाइन हो गए थे। देखिए उनके पास कोई काम नहीं रहा था, और वो कभी नहीं चाहते थे कि कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने।
वो उस डिसीजन के अगेंस्ट थे, शुरू से ही अगेंस्ट थे। तो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा उस सरकार को गिराने में। अब देखिए, अभी बात चल रही है, जैसे आपने भी पहले कहा इंट्रोडक्शन में, कि 2024 के बाद क्या होता है, कौन सी सरकार यहाँ बनती है, काफी उस पर निर्भर है। देखिए, साउथ इंडिया में हमने देखा, जैसे हमने तेलंगाना में देखा, अब जो जैसे वहां पे जो चल रहे हैं, तो जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं, कांग्रेस जा रहे हैं, या बीआरएस जा रहे हैं, या वो वहां से चले जा रहे हैं। तो 2024 के बाद क्या रहेगा, उस पर काफी निर्भर करता है। दूसरा, चूंकि एक सिद्धरमैया अभी वहां पे काफी होल्ड है पार्टी पे, मुझे लग रहा है कि ये ना, वो एक उनकी तरफ से भी एक एफर्ट किया जाएगा कि अगर उनको 24 के बाद हटाने की कोशिश की गई तो वो सरकार गिरा देंगे। तो ये कम से कम ये चलता रहेगा। देखिए, वो एक बहुत बड़े नेता है वहां पे, अपना उनका एक है वर्चस्व है, वो उन्होंने मनवाया है बार बार। इसीलिए अगर आपको याद होगा, जब 2019 में सरकार गिरी, तो राहुल गांधी ने कहा कि कुछ हमारे नेताओं के पर्सनल ग्रीड की वजह से सरकार गिरी, ये ट्वीट किया था उन्होंने। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए वो, क्योंकि उनको भी बाद में लगा कि नहीं, जो है वहां पे यही है। तो अगर आपने उनको छेड़ दिया, अगर आपने शिव कुमार को आगे कर दिया, तो निश्चित है ये दोबारा वो कोई ऐसा गेम रच सकते हैं। जी शेखर जी, आपका फाइनल कमेंट। आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर से खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी बाहर नहीं पक रही है, मतलब सरकार के अंदर, कर्नाटक गवर्नमेंट और कर्नाटक कांग्रेस के अंदर। देखिए, लोकसभा चुनाव बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर सिद्धरामैया डिलीवर कर देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, लोकसभा चुनाव एक प्रकार से चुनौती उनको भी है। और ये चुनौती उनको भी है, डीके शिव कुमार को भी है। क्योंकि डीके शिव कुमार का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद तब से तैयारी शुरू हो जाएगी, भाई अगले साल जब होगा, 2 साल हो गया है, ठीक है, अभी उनका हो गया, मुझे चांस दो। और दूसरी बात, जो कर्नाटका में जो हो रहा है, जो कांग्रेस एमएलए भी फील कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी फील कर रहे हैं, कि जितने प्रोमिस कर दिए थे, बड़े बड़े प्रोमिस जिसका ऐलान प्रियंका गांधी ने किया था, वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत दिक्कत हो रहा है। उनकी गृहलक्ष्मी स्कीम से लेकर, क्योंकि अभी भी वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कई कंप्लेंट्स आ रहा है, एमएलए स्वयं कह रहे हैं। और इतने प्रॉमिस कर दिए कि खजाना खाली हो गया, अब टैक्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो जो पार्टी के, जो कांग्रेस के सामने क्राइसिस, अंदर की क्राइसिस है। और इसी मौके में लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिद्धरामैया भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया डीके शिव कुमार का, भाई इसीलिए पहले से ही उन्होंने बोला कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुख्यमंत्री पद का। ये पहले ही वो क्लियर करते आ रहे हैं भाई। और इसीलिए तो ऑफिशियली वो नहीं हुआ था, क्योंकि सिद्धरामैया बोले कि अगर आप ऑफिशियली ये कहेंगे तो इसका मतलब मेरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और कोई उप मुख्यमंत्री पद को भी विरोध किया, लेकिन डीके शिव कुमार को देना पड़ा। जब डीके शिव कुमार अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे, फिर सिद्धरामैया ने कई जो समुदाय, अनेक समुदाय जो हैं, उनके नेताओं को कहा भी, और आप भी डिप्टी सीएम मांगिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक फर्मेंट चल रही है कर्नाटका कांग्रेस में, वो सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर, एमएलए और मिनिस्टर्स की जो दिक्कतें सामने आ रही है, और एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ा दी। और इस बार मैंडेट 135 सीट्स मिला है, तो 135 सीट से बाहर से खतरा नहीं होगा। कोई बीजेपी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकती सरकार, 135 है। लेकिन सवाल आएगा अंदर से। जब तक आप सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिद्धरामैया यही चाहेंगे, भाई ये मेरा लास्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर, यू अलाउ मी टू कंप्लीट 5 years, यही उनका होगा। और इधर डीके शिव कुमार कह रहे, भाई अभी भी मैं तेलंगाना का खर्चा भी उठाया, आपके भारत जोड़ो यात्रा का खर्चा उठाया, क्या मैं देते जाऊं, कब मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी? और ये तो पब्लिकली तो बोलेंगे, भाई आई एम ए लॉयल सर्वेंट ऑफ द पार्टी, आई एम ए लॉयल वर्कर ऑफ द पार्टी। लेकिन उनकी अपेक्षाएं पार्टी की ओर से ज्यादा है, पार्टी नेतृत्व की ओर से ज्यादा है। और दूसरी बात है कि इस लोकसभा चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी कर्नाटका से चुनाव लड़ेंगे? क्या वायनाड से यहाँ शिफ्ट कर सकते? इतना इजी नहीं रहा है अभी। देखिए, पिनराई विजयन कांग्रेस से कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो केरला में जो 20 लोकसभा सीटें, जितना सीपीएम उसको मैक्सिमाइज कर ले, तभी जाके सीपीएम का भी एक वॉइस बनेगा दिल्ली में जाके। तो वहां आप देखिए टफेस्ट फाइट दिए जाएंगे पिनराई विजयन। राहुल गांधी अगर वहां से चुनाव लड़ रहे, या प्रियंका गांधी डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार
रायबरेली के अलावा या कर्नाटका से चुनाव लड़े। तो ये सारे चीजों पे डिपेंड करता है। अगर गांधी परिवार से कोई कर्नाटका में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ओपनली डीके शिवकुमार कहा है कि भाई आप कनकपुर से लड़िए, और डीके शिवकुमार का प्रियंका जी से अच्छा टर्म्स में है, अच्छा रिलेशनशिप है। वो बार बार उनको कह रहे हैं आप कनकपुरा आ जाइए, कनकपुरा उनका इलाका है, कि आइए आप। तो डेफिनेटली देखिए ये सारे डायनेमिक्स प्ले कर रहे हैं। और सिद्धरामैया को हमेशा लगता है कि जो डीके शिवकुमार का जो लिंक्स है, क्योंकि भी और कांग्रेस के अंदर जो लिंक्स है पार्टी हाईकमांड के साथ, और देखिए हमेशा एक तब से जब से सिद्धरामैया तब से एक ओल्ड लॉयलिस्ट वर्सेस सिद्धरामैया पीपल, क्योंकि सिद्धरामैया जेडीएस से आए थे और ओल्ड लॉयलिस्ट है। वो ओल्ड लॉयलिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, और खड़गे भी ज्यादा खुश नहीं है सिद्धरामैया के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से। सो ये सारे फैक्टर्स है, लेकिन खतरा बाहर से नहीं है। कुछ भी हो, सरकार को कुछ नहीं होगी। जी। अ, पता नहीं, अब तो अगर कोई भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कर्नाटका से लड़ने की कोशिश करते हैं या कोई बात आती है, तो फिर से मेरे ख्याल से जिस तरीके से सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज का मुकाबला था, उस तरीके से कुछ देखने का मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम। औरंगजेब भाई, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब बात इस पे आ गई है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अगर राहुल गांधी कर्नाटका से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं, क्या कौन होगा? क्या स्मृति ईरानी कर्नाटका भी जाएंगी या वो अमेठी में ही स्टिक करेंगे? नहीं, जाना तो चाहिए उनको, पीछे पीछे जाना चाहिए उनको। लेकिन ये है कि हो सकता है कि राहुल गांधी इस बार उनको प्रेशर किया जाए। ऑलरेडी एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है कि आपको अमेठी से लड़ना चाहिए वापस दोबारा, कि आप अमेठी से भी लड़ो और दूसरी जगह से भी लड़ो। तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की अभी आपस में वो जो है वो चलता रहेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। फिर हम हाजिर होंगे, कर्नाटका पे नजर बनाए रखेंगे, और उसके साथ साथ 5 राज्यों में हो रहे चुनावों पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी और आपका भी। धन्यवाद। धन्यवाद।